जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्ज़ाम में। और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुग़ल साम्राज्य काफ़ी बड़ा होने के कारण उसने कुछ हिस्सों को क्षेत्रों में बांट दिया था और उन क्षेत्रों पे सूबेदारों की नियुक्तियां कर दी थी। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर देती है, यानी कमज़ोर पड़ने लगती है। जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रही थीं। उन्हीं में था एक बंगाल। बंगाल बहुत ही समृद्धशाली और कृषि के लिए बहुत अच्छी उपज यहाँ से होती थी, जहाँ से बहुत सारा मुनाफा और राजस्व राजा को मिलता था। तो बंगाल अपने आप में राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहीं का एक था सूबेदार मुर्शिद कुली खां, जो कि धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, परंतु यह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता रहता है। मुर्शिद कुली खां का शासनकाल, जो ये नवाब था बंगाल का, 1713 से 1727 तक था। इसके समय में बंगाल में कई कार्य हुए जो इसने किया। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया तथा इसने एक इजारेदारी प्रथा और एक तकावी ऋण का प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत यानी जो टैक्स की वसूली होती है जनता से, वो ठेकेदारी के माध्यम से होने लगी। तकावी ऋण के अंतर्गत आता है कि जैसे कोई भी फसल को उपजाने से पहले किसान को जो ऋण दे देते थे उसको ही तकावी ऋण कहते हैं। 1719 में इसने उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। अब इसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया है और इसने कुछ ज़्यादा विशेष कार्य नहीं कराए थे। इसने अपना जो उत्तराधिकार घोषित किया था वो सुजाउद्दीन, जो इसका दामाद था, इसका जो अगला उत्तराधिकारी बना सुजाउद्दीन बना। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कि अंग्रेज़ों का बंगाल पर आधिपत्य, तो हमको पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ अंग्रेज़ भी कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों ने अपना एक कारखाना हुगली में खोला, जिसकी परमिशन इन्होंने शाइस्ता खां से ली उस समय। उसके बाद एक इनको उपलब्धि 1698 में प्राप्त हुई, जिसमें 3 गाँव इनको वहाँ मिले, कालीकता, गोविंदपुर और सूतनाती। इन तीनों गाँवों को मिलाकर 1700 में इन्होंने कलकत्ता शहर बसाया और यहीं पर इन्होंने एक फोर्ट विलियम की स्थापना की, यानी एक किला बनाया। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इनको 1717 में फरीक सुआर से मैग्ना कार्टा या दस्तक इनको जो मिल गया था, जिसके अंतर्गत ये व्यापार बंगाल, उड़ीसा और बिहार में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। ये मैग्ना कार्टा इनको 1717 में प्राप्त हो गया था। अब इधर सुजाउद्दीन नवाब है 1727 से 1739 तक। सुजाउद्दीन के समय में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ, बस मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में विलय कर दिया। अब उस समय बिहार का एक प्रशासक था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बहुत ही लालची था। ये चाहता था कि किसी भी रूप से ये बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठे, तो ये बस मौके की तलाश में था। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, जो कि 1739 से 1740 तक वहाँ का नवाब रहा, ये ज़्यादा विशेष नहीं था। इसी को अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 में एक गिरिया का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया था गिरिया का युद्ध कब हुआ, तो 1740 में गिरिया का एक युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को मार दिया और इसकी हत्या करने के बाद ये खुद वहाँ का नवाब अपने आप को इसने घोषित कर लिया। अब जनता के बीच जनता इसको अपना नहीं पाई, आक्रोश था, तो ये अपने आप को आधिकारिक रूप से नवाब घोषित करने के लिए अलीवर्दी खां क्या काम करता है कि 2 करोड़ रुपए का नजराना मोहम्मद शाह को भेजता है। मोहम्मद शाह 2 करोड़ रुपए में इसको आधिकारिक रूप से बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। अलीवर्दी खां ने छोटे छोटे युद्ध भी लड़े। इनका सामना एक बार मराठाओं से भी हुआ, जिसमें इसको हार मिली। तो मराठाओं का एक रूल था, आपको पता ही है कि ये चौथ वसूली करते थे। तो इसकी एक संधि रघुजी भोंसले के साथ 1751 में हुई, जिसमें इसने 12 लाख वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया। इसके उपरांत इसने अंग्रेज़ों को दुर्गीकरण की अनुमति नहीं दे रखी थी। इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य
जो क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की है, तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से अलीवर्दी खां ने की है। अलीवर्दी खां बोलता था कि अगर तुम यूरोपियों को ना छेड़ो तो ये तुम्हें शहद देंगे, और छेड़ो तो काट काट कर मार डालेंगे। अब अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, तो इसकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटी थीं घसीटी बेगम, जिसकी शादी इसने ढाका में की थी, एक थी मैमूना बेगम, जिसकी शादी इसने पुड़िया में की थी, और तीसरी थी अमीना बेगम, पटना में इसकी शादी की थी। इसका बेटा था सिराजुद्दौला, मैमूना का था बेटा शौकत जंग। तो अलीवर्दी खां को सिराजुद्दौला से ज़्यादा लगाव था, जिस कारण अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है, तो शौकत जंग और ये घसीटी बेगम, ये भी अपने आप को समान रूप से अपना अधिकार समझ रहे थे, तो ये इसके दुश्मन बन जाते हैं, और इसका सिराजुद्दौला के ये दुश्मन बन जाते हैं। और सिराजुद्दौला के वहाँ के जो कुछ और भी लोग थे, जैसे जगत सेठ, घसीटी बेगम का, और एक सेनापति था मीर जाफर, ये भी इसके विरोधी थे। अंग्रेज तो इसके साथ साथ विरोधी थे ही। कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था, तो मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था। अब 1756 में अंग्रेज़ क्या करते हैं कि फोर्ट विलियम जो है उसकी किले की किलेबंदी करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने क्या किया, जब अलीवर्दी खां मराठाओं से सामना कर रहा था, तो इस समय अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम के चारों तरफ खाई या गड्ढे खोद दिए थे, लेकिन ये विरोध करता था, इस कारण वहाँ चारदीवारी नहीं हुई थी। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, 1756 में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना प्रारंभ करते हैं। उस समय यह बात जब सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो 15 जून 1756 को यह कलकत्ता पर एक आक्रमण कर देता है, और यहाँ पूरी तरह से अंग्रेज़ों की हार होती है, और ये कलकत्ता पर सिराजुद्दौला अपना कब्जा कर लेता है। कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद इसका नाम भी बदल देता है, इसका नाम यह अलीनगर रखता है। अब एक घटना होती है इसी समय, काल कोठरी की घटना, यानी काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल की त्रासदी कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई। 20 जून 1756 को ही जो घटना थी काल कोठरी, इसका वर्णन एक अंग्रेज जिसका नाम है जेड होलवेल ने कहा है। उसने बताया कि सिराजुद्दौला 146 व्यक्तियों को एक कोठी के अंदर बंद कर देता है, जिसमें दम घुटने से सभी लोगों की मौत हो जाती है, बस 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। यह बात क्लाइव को बता दी जाती है। क्लाइव थोड़ी सेना अतिरिक्त लाता है, जिस चीज़ को सिराजुद्दौला देख रहा होता है। अब जो इसने इसका नाम बदलकर कलकत्ता का अलीनगर रखा था, उसका इसने सिराजुद्दौला ने एक प्रभारी नियुक्त किया, मणिकचंद। मणिकचंद थोड़ा लालची था, ये बाद में ये अंग्रेज़ों से मणिकचंद मिल जाता है, यानी अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने लगता है। अब क्लाइव क्या करता है कि दोबारा कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है, और ये क्लाइव युद्ध के चक्कर में भी घूमता है, लेकिन यहाँ सिराजुद्दौला स्थिति को भांपते हुए एक संधि क्लाइव से कर लेता है, जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। हालांकि यह संधि सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि सिराजुद्दौला इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है, और इनको यहाँ पर सिक्का ढालने की भी परमिशन दे देता है कलकत्ता के अंदर, और किलेबंदी का भी अधिकार अंग्रेज़ों को दे देता है। इसलिए इस संधि को सिराजुद्दौला की अपमानजनक संधि भी कहते हैं। इसके उपरांत 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी के युद्ध से पहले क्लाइव अपनी कूटनीति से जो इसके दुश्मन थे, जो मैं आपको बताया था, मीर जाफ़र, जगत सेठ, इन सबको अपनी तरफ कर लेता है, और मीर जाफ़र को एक प्रलोभन देता है कि वह उसको बंगाल का नवाब बना देगा। इनके बीच ये गुप्त संधि हो जाती है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है, इसका सेनापति इसको धोखा दे देता है, यानी वो विद्रोही बन जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल जाता है। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद आदि लोग रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं, और जो सिराजुद्दौला की सपोर्ट में रहते हैं वो है मीर मदान और मोहनलाल। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सिराजुद्दौला के सपोर्टर कौन थे, तो मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों नामों को याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में क्या है, सिराजुद्दौला की हार होती है, और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत जाता है।
मीर मदान और मोहनलाल की हत्या कर दी जाती है और सिराजुद्दौला का भी मार दिया जाता है इस युद्ध के बाद। अब इस युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। अभी क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि ये सिराजुद्दौला, इसकी हत्या किसने की, तो मोहम्मद अली ने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। कोई कहीं बोलते फांसी पर लटकाया था। इसको लटकाने के बाद जो ये मीर जाफर है, इसके बेटे ने इसका रोड शो किया था, उसके ऊपर रख के, हाथियों के ऊपर रख के इसको घुमाया था। अब मीर जाफर जो कि 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है। यह युद्ध जीतने के बाद और बंगाल का नवाब बनने की खुशी में वहाँ के व्यापारियों को बहुत सारा धन देता है और क्लाइव को भी 2,34,000 की भेंट देता है और कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। इसलिए इसे मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव का गीदड़ किस नवाब को कहते हैं, तो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। इसको कालांतर में पता चलता है धीरे धीरे कि अंग्रेज इसको दबादब लूट रहे हैं, इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं, तो इसके संबंध क्या है, अंग्रेज़ों से ख़राब होने लगते हैं। और ये चुपके से क्या कोशिश करता है कि डचों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है। जब ये डचों से नज़दीकियाँ बढ़ाता है तो क्लाइव तो बहुत कूटनीतिज्ञ था, उसको पता ही चल जाती है। तो 1759 के जो युद्ध हुआ था बिदरा का, उसमें डचों को क्लाइव यानी अंग्रेज डचों को हरा देते हैं और डच भारत को छोड़ ही देते हैं। और इस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि मीर जाफर जो उसका दामाद था मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके उपरांत मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब बना रहता है। अब इस समय ये मीर जाफर से जो डिमांड करते थे, मिदानपुर, बर्दवान, चटगांव अंग्रेज मांगते थे, लेकिन वो दे नहीं रहा था। तो मीर कासिम नवाब बनते ही सबसे पहले मिदानपुर, बर्दवान, चटगांव अंग्रेज़ों को सौंप देता है। अभी इसको भी पता था कि अंग्रेज़ बहुत चालाक हैं, तो ये अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद, जहाँ अंग्रेज़ों का थोड़ा ज़्यादा बोलबाला था, वहाँ से मुंगेर ले जाता है। जब मैंने बताया था 1717 में इनको जो एक मैग्ना कार्टा यानी फर्रुख सियाह ने दिया था, जिसके तहत ये इनको यहाँ कर नहीं देना पड़ता था। अब ये अपना मीर कासिम जो कोई इसका बड़ा घाटा हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे उनको भी अपने इसके मैग्ना कार्टा के माध्यम से उनके सामान को भी बिना करके दूसरी तरफ यानी व्यापार में योगदान करते थे। क्योंकि राजा तो ज़्यादा कर लेता था, वो कुछ कम कर में ही उनके सामान को अपना सामान बताकर व्यापार में के लिए भेज देते थे, जिस कारण से कासिम को बहुत नुकसान होता है। तो कासिम एक बहुत बड़ा कदम स्टेप लेता है। यहाँ से कासिम क्या करता है, व्यापार को कर मुक्त कर देता है, यानी पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार प्रारंभ हो जाता है, जिससे अंग्रेज़ों को बड़ा झटका लगता है। अंग्रेज भी समझने लग गए हैं कि मीर कासिम उनसे थोड़ा दूर जा रहा है, अलग जा रहा है। तो और मीर कासिम बीच बीच में अंग्रेज़ों से युद्ध भी लड़ता है। ये अंग्रेज़ों से 3 युद्ध इसने लड़े, जो इस प्रकार है। एक था कटवा का युद्ध, इसने जुलाई 1763 में, गिरिया का युद्ध सितंबर 1763 में और उदयनाला का युद्ध दिसंबर 1763 में। हालांकि तीनों युद्धों को हार जाता है। इसका संबंध अवध के नवाब से भी थे। इसने एक पत्र मुग़ल बादशाह को भी भेजा था कि साहब इस जो आपका दस्तक है इसको कैंसिल कर दो, इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है कि इनसे संबंध होने के साथ साथ इनसे मिलता है और यहाँ रणनीति तैयारी होती है बक्सर के युद्ध की, जो कि 1764 में प्रारंभ होता है। तो बक्सर का युद्ध जो कि एक निर्णायक युद्ध है, इसमें मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ती है। और जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा होता है वो था हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और इनकी एक ऐतिहासिक जीत होती है, जो भारत की राजनीति पर पूरा असर डालती है। यह एक अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत थी, जो कि जिसने तय कर दिया था कि अभी भारत में अंग्रेज़ों से बड़ी शक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे मुग़ल बादशाह को, नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम की बड़ी सेनाओं को इन्होंने सामने से हराया है। क्योंकि पानीपत के युद्ध को इतना ज़्यादा नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें इन्होंने धोखा देकर युद्ध को जीता था। अब मीर कासिम के बाद
मीर कासिम तो लड़ लेता है इनसे। मीर कासिम के बाद ये पुनः क्या करते हैं, मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा देते हैं। 1 साल बाद भी मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले युद्ध के बाद क्लाइव को वापस बुला लिया जाता है। क्लाइव इलाहाबाद की 2 संधियाँ करता है। जो 2 संधियाँ पूछा जाता है, इनकी डेट इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को, 4 दिन का अंतर है। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। अब क्लाइव क्या करता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी शक्तियाँ थी, जहाँ से टैक्स टूक्स मिलता था, वो अपने हाथ में 2600 लाख रुपया वो सबसे पहले क्या करता है कि शाह आलम की 26 लाख रुपये ईयर की पेंशन बांध देता है और उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शक्ति ले लेता है और अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन के बादशाह को दे देता है। अब इसने जो दूसरी संधि की थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, वह हुई थी 16 अगस्त 1765 में। यह संधि जो हुई थी नवाब सुजाउद्दौला व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसमें नवाब क्या कहता है कि तुमने जो युद्ध लड़ा है उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, इसलिए तुमको क्षतिपूर्ति के लिए हमको 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और अब तुम से हमारी जो सेना है उसको अपने यहाँ रखोगे। यह सेना उन्होंने बोला कि तुम्हारा योगदान करेगी, लेकिन हमारी सेना को तुम अपने यहाँ, इसका खर्च तुम ही उठाओगे। और जो इनकी बनारस और गाजीपुर की जो जागीर थी, वहाँ का जो राजा था बलवंत सिंह की वो पैतृक संपत्ति थी, तो उनको वे वापस दिलवा देते हैं। ये इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इसके उपरांत मीर जाफ़र का जो बेटा था निजामुद्दौला, मीर जाफ़र 1 साल में मर गया था, तो उसका बेटा निजामुद्दौला को ये नवाब बना देते हैं। अब उस समय 1765 में क्लाइव क्या करता है, द्वैध शासन लाता है बंगाल में, यानी जो दीवानी, जो टैक्स कर वगैरह वसूली होती थी, वो राजस्व जो भी मिलता था वो कंपनी के कर्मचारियों को मिलता था और निजामत यानी प्रशासनिक काम, जो प्रशासनिक जितने भी काम होते थे वो नवाब की देखरेख में होते थे। अब टैक्स तो सारा यहाँ अंग्रेज ले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन में जो वेतन भोगी हैं उनको वेतन कहाँ से दें, क्योंकि राजा के नवाबों के पास टैक्स नहीं है। तो ये लोग भी अपना जनता के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण राजा की छवि जनता की नज़रों में धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो अब निजामुद्दौला कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन किसके बाद क्या था। हालांकि हर राजा का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। निजामुद्दौला जो कि मीर जाफ़र का बेटा है, उसको नवाब बना। निजामुद्दौला के बाद में सैफुद्दौला जो 1766 से 1770 तक नवाब रहा। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक नवाब रहा। 1770 में इस द्वैध शासन का इतना बड़ा असर देखने को मिलता है कि यहाँ बंगाल में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ता है, इसलिए इसको द्वैध शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग हटा देता है। अभी जब द्वैध शासन चल रहा था तो लोगों से तो टैक्स कंपनी वसूल ली थी, नवाब प्रशासनिक काम था, तो लोगों पर दबाव ज़्यादा था, तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में नवाब की छवियाँ बहुत ख़राब होने लगी और 1775 के बाद इनका खासा कुछ रहा नहीं। यहीं से कंपनी पूर्ण रूप से बंगाल पर अपना आधिपत्य कर लेती है धीरे धीरे, और आसपास के क्षेत्रों को भी कंपनियों अपने अधिकार में लेने के लिए तत्पर रहती हैं। धन्यवाद। आज का टॉपिक समाप्त। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मिलेंगे अगली वीडियो में।